हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि हम अधिकारों की अपेक्षा करते हैं तो अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं, क्योंकि जो आपके अधिकार हैं वह किसी दूसरे के कर्तव्य हैं और जो आपके कर्तव्य हैं वही किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार हैं। तो यहाँ पर अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राचीन काल से ही अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर अधिक बल दिया गया है। जैसा कि रामायण, महाभारत आदि में हम देखें तो जगह जगह पर कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अधिकारों से अधिक कर्तव्यों पर जोर दिया गया है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आप अपना कर्तव्य करते जाइए, फल की इच्छा न करिए। यदि आप कर्तव्य करते हैं तो फल तो आपको मिलना ही है। गांधी जी ने भी यहाँ पर कहा है कि यदि आप अधिकारों की अपेक्षा करते हैं तो आपको कर्तव्यों का पालन करना होगा। यदि आप कर्तव्यों का पालन करते हैं तो आपको अधिकारों की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो अधिकारों की मांग करने से पहले हमें अपने कर्तव्यों पर विचार करना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी कारणवश मूल कर्तव्यों पर भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान निर्माताओं ने इस पर चर्चा तो की, लेकिन मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया। अर्थात यदि कोई कहता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। कब जोड़े गए? तो मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए यहाँ पर सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, जिसने मूल अधिकारों के साथ साथ और भी भारतीय संविधान में कई संशोधन करने की सिफारिश की। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही 42वें संविधान संशोधन को पारित किया गया। इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में बड़े स्तर पर संशोधन किए गए और यही कारण है कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से केवल मौलिक कर्तव्यों को ही नहीं जोड़ा गया, बल्कि यहाँ पर प्रेम्बिल अर्थात प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया: समाजवाद, अखंडता, पंथनिरपेक्षता। इसी प्रकार से आर्टिकल 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों के प्रयोग के संबंध में भी संशोधन किया गया। आर्टिकल 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति अपनी समस्त कार्यपालकीय शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह अनुसार करेगा, जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होगा। इस संशोधन के पूर्व आर्टिकल 74 में यह प्रावधान था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह अनुसार कार्य कर सकेगा, अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, लेकिन इस संशोधन के माध्यम से यहाँ पर कर सकेगा के स्थान पर क्या कर दिया गया? करेगा। खैर, इस पर हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर और भी हम देखें तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से बड़े स्तर पर
भारतीय संविधान के अंतर्गत संशोधन किए गए, चाहे वह आपातकाल हो, है ना, या इसी प्रकार के अन्य सारे प्रावधान। खैर, यहाँ पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। मूल कर्तव्यों को हमने यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ रूस से ग्रहण किया है और यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। कब किया गया? तो 1976 में शामिल किया गया। ठीक, कहाँ किया गया? तो भाग 4 के बाद एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 का या पार्ट 4A। आर्टिकल 51 के पश्चात एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 51A या अनुच्छेद 51 का, और इसके अंतर्गत यहाँ पर कुल मिलाकर के 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि मूल रूप से जो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया उनकी संख्या कितनी थी? तो मूल रूप से शामिल किए गए मौलिक अधिकारों की संख्या 10 थी, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मूल संविधान में नहीं थी, बल्कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो मूल रूप से मूल कर्तव्य जोड़े गए उनकी संख्या 10 थी। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर उठता है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितनी है? 11। 11वां मौलिक कर्तव्य यहाँ पर 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यहाँ पर संविधान की समीक्षा करने के लिए एक संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया, चीफ जस्टिस MM वेंकट चलैया की अध्यक्षता में, और इन्हीं की रिपोर्ट या इन्हीं के प्रतिवेदन के आधार पर, इसी आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर मौलिक कर्तव्यों में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इसके अलावा ध्यान रखिएगा मूल कर्तव्य, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त हैं ही, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किए गए हैं। लेकिन मौलिक कर्तव्य पूर्ण रूप से भारतीय नागरिकों के लिए यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं, भारतीय नागरिकों को इनका पालन करना है। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य हैं, वह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अर्थात यदि किसी नागरिक के द्वारा मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाता है तो इसे कोर्ट के माध्यम से प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है, या मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर किसी नागरिक के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उन मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में कई प्रावधान आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत भी प्रावधान किया गया है, और भी संविधान के कई प्रावधानों के अंतर्गत जो है तो इसमें इसका उल्लेख किया गया है। जैसे जो आपका एक मौलिक कर्तव्य है जिसमें पर्यावरण के संरक्षण के बारे में नागरिकों का कर्तव्य बताया गया है, वहीं पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भी आर्टिकल 48A के अंतर्गत राज्य के लिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है संविधान के द्वारा कि राज्य पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए कानून का निर्माण करके
यहाँ पर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से यदि इन मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में संसद के द्वारा कोई कानून पारित किया गया, कोई विधि बनाई गई है, तो उस विधि के द्वारा दंडित किया जा सकता है, उसके लिए यहाँ पर प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है। लेकिन जहाँ तक हम बात करें यहाँ पर भाग 4 का की, तो इसके अंतर्गत किसी प्रकार के कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, किसी प्रकार से इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देखें तो किसी भी देश के विकास के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को मौलिक कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। केवल अधिकारों की मांग करना ही पर्याप्त नहीं है। किसी भी देश का विकास तभी संभव है जबकि अधिकारों के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों का पालन भी पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ करें। यदि आज हम विकसित देशों की बात करें तो वहां पर अधिकारों से अधिक कर्तव्यों पर बल दिया जाता है, और ये केवल विधि के माध्यम से नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक के द्वारा अपनी स्वेच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन, अपने अधिकारों की अपेक्षा ज़्यादा जो है तो उस पर बल दिया जाता है। अपने अधिकारों की मांग करने की अपेक्षा अपने कर्तव्यों का पालन करना वह अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो हमारे भारत के लोकतंत्र के लिए भी, हमारे देश के विकास के लिए भी ये अति आवश्यक है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों का पालन किया जाना आवश्यक है। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के संदर्भ में ही यहाँ पर चीफ जस्टिस JS वर्मा साहब की अध्यक्षता में भी 1999 में एक समिति का गठन किया गया था, जिसके माध्यम से यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को किस प्रकार से पालन किया जा सके उसके संदर्भ में यहाँ पर इस समिति को अध्ययन करना था। खैर, यहाँ पर हम लोग जो है तो अब चर्चा करते हैं मौलिक कर्तव्यों की कि मौलिक कर्तव्य क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक, है ना, सबसे पहली चीज तो आपको बता दें कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किसके लिए हैं, तो ये भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए हैं। किसके कर्तव्य हैं? भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य हैं। क्या कर्तव्य हैं? तो यहां पर पहला कर्तव्य है कि भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करे, है ना। भारत का जो संविधान है उस संविधान का भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए इसका पालन करना है। साथ ही साथ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, है ना, जो यहाँ पर जो है कहना चाहिए कि संवैधानिक संस्थाएं हैं, है ना, उन संस्थाओं का सम्मान करना है। जो भी जो है तो कहना चाहिए कि यहाँ पर आदर्श स्थापित किए गए हैं उन आदर्शों का पालन करें। उसके अलावा यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा राष्ट्र ध्वज है उसका हमें सम्मान करना है। जो हमारा राष्ट्रगान है उसका हमें सम्मान करना है। तो इस प्रकार से भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो उनके आदर्श हैं, है ना, उनका सम्मान करे। जो हमारा राष्ट्र ध्वज है उसका सम्मान करे, राष्ट्रगान का सम्मान करे। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य हो जाता है। दूसरा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो है कि जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं,
है ना, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन हुए, है ना, हमारे देश की आजादी के लिए हमारे देश में जो आंदोलन हुए, उन आंदोलन को प्रेरित करने के लिए जो उच्च आदर्श थे, उन आदर्शों का हमें जो है तो पालन करना है और इन आदर्शों को हमें अपने हृदय में संजोए रखना है ना। तो स्वाभाविक सी बात है ना, स्वतंत्रता आंदोलन जो हुए तो इसमें लाखों लोगों की भीड़ इन आंदोलनों में शामिल होती थी और अपने तन मन धन से यहाँ पर जो है ये लाखों लोगों की भीड़ इस स्वतंत्रता आंदोलन को सफल बनाने के लिए, भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए यहाँ पर अपनी जान की बाजी भी लगा देते थे। तो ऐसा करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे आदर्श रहे होंगे जो कि इसको प्रेरित करते होंगे कि हमें किस तरीके से जो है तो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। तो ऐसे जो उच्च आदर्श हैं, न केवल उन उच्च आदर्शों का हमें पालन करना है, बल्कि उन आदर्शों को हमें जो है तो अपने हृदय में संजोए रखना है और जहां तक संभव हो उनका पालन करें, है ना, उनका जो है तो सम्मान करें। इसके बाद तीसरा मौलिक कर्तव्य हम लोग देखते हैं। तीसरा मौलिक कर्तव्य कहता है कि भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करना, हमें रक्षा करनी है ना, क्या करनी है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की हमें रक्षा करनी है। और जो है कहना चाहिए कि चौथा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसके अंतर्गत भी ये कहा गया है कि हमें देश की रक्षा करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तीसरे मौलिक कर्तव्य और चौथे मौलिक कर्तव्य दोनों में किसके बारे में प्रावधान किया गया है, रक्षा। किसका प्रावधान किया गया है, तीसरे और चौथे मौलिक कर्तव्य में रक्षा का प्रावधान किया गया है ना। तीसरे मौलिक कर्तव्य में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए, है ना, उसकी रक्षा का प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर चौथे मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर सदैव जो है तो तत्पर रहें भारत माँ की सेवा करने के लिए। इसके बाद पांचवा मौलिक कर्तव्य हम लोग देखते हैं। पांचवें मौलिक कर्तव्य में बताया गया है कि हमें अपने देश के अंतर्गत एक समरसता का भाव पैदा करना है। समरसता या बंधुत्व की भावना को जो है जागृत करने के लिए, बंधुत्व की भावना बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर काम करना है ना। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह इस प्रकार से कार्य करे कि भारत में समरसता अर्थात सभी धर्मों, सभी जो है तो कहना चाहिए कि जाति, सभी पंथों के मध्य एक समानता का जो है तो भाव बना रहे, एक भाईचारे का भाव बना रहे, ऐसी बंधुता और जो है तो समरसता की भावना का निर्माण करें, ऐसा भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसके बाद यदि हम छठवें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इसमें कहा गया है कि हमारी
संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझें और उसकी जो है रक्षा करें, उसका जो है तो कहना चाहिए कि परिरक्षण करें, उसके जो है तो महत्व को समझें, है ना। गौरवशाली जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी गौरवशाली परंपराएं हैं, उन परंपराओं का पालन करें, उनका संरक्षण करें और उनको अधिक से अधिक विकसित करने के लिए यह तो प्रयास करें। इसके बाद 7वें मौलिक कर्तव्य की यदि हम बात करें तो 7वां मौलिक कर्तव्य पर्यावरण की बात करता है। 7वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें, है ना। इसकी पर्यावरण की जो है तो रक्षा करें, है ना, इसका संवर्धन करें। अब इसके अंतर्गत जो भी नदियां हैं, जो भी झीलें हैं, जो भी वन हैं, जो भी वन्य जीव हैं, है ना, तो इस प्रकार से इन सभी का क्या करना है, संरक्षण करना है, इनकी रक्षा करना है, इनके विकास करने के लिए कार्य करना है, प्रयास करना है। इसके बाद 8वें मौलिक कर्तव्य की यदि हम बात करें तो 8वें मौलिक कर्तव्य में यहां पर बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, है ना, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना करके, है ना, यहाँ पर जो है जो व्यक्ति जिस भी जो है तो कहना चाहिए कि प्रोफेशन में है, जो भी कार्य कर रहा है, जहां पर भी अपना काम कर रहा है, वहां पर वह अधिक से अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाए और ज्ञान अर्जन करे, ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करे। अधिक से अधिक यहाँ पर जो है कहना चाहिए कि ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करे, है ना, हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करे। आप यदि छात्र जीवन में हैं तो उसमें भी आप अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने का प्रयास करें। यदि आप कृषि कर रहे हैं तो कृषि जो है तो वैज्ञानिक आधार पर खेती करें, वैज्ञानिक तरीके से खेती करें। यदि आप जो है तो कोई उद्योग जो है तो कहना चाहिए स्थापित कर रहे हैं, है ना, तो उसमें भी जो है तो आप वैज्ञानिक तरीकों से, मशीनरी के माध्यम से कार्य करें। तो यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण यदि आप अपनाते हैं तो कम समय में अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं और अपने कार्य के लिए अच्छी एक क्वालिटी जो है तो दे सकते हैं, अच्छी क्वालिटी यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके कार्य में जो है तो कहना चाहिए कि एक निखार भी आएगा, है ना, जिससे आपको लाभ भी अधिक मात्रा में अर्जित होगा। इसके बाद 9वां मौलिक कर्तव्य देखते हैं। तो 9वां मौलिक कर्तव्य जो है वो कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। यहां पर सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। यहां पर प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि सार्वजनिक संपत्ति का किसी भी प्रकार से जो है तो कहना चाहिए कि नुकसान ना हो, है ना। जहां कहीं भी कोई नुकसान ऐसी सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचा रहा है तो वहां पर उसकी रक्षा करें, है ना, उसकी सूचना पुलिस को दें और किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना करें।
आजकल बहुत अधिक जो है तो मात्रा में जगह जगह पर छोटी छोटी बातों को लेकर के सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने का प्रचलन चल रहा है। कहीं पर भी सार्वजनिक संपत्ति को जो है तो आग के हवाले कर दिया जाता है, कहीं पर भी तोड़फोड़ शुरू कर दी जाती है। तो यहाँ पर कह रहा कि ऐसी किसी भी प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति को जो है तो नष्ट ना किया जाए, बल्कि उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कार्य करते रहें और प्रत्येक नागरिक हिंसा से दूर रहे, किसी प्रकार की कोई हिंसा यहाँ पर उसके द्वारा ना की जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक नागरिक को ना ध्यान रखिएगा कि अभी तक कि आपने सारे मौलिक कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन यदि 10वें मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं किया तो आपने किसी भी मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं किया, ये माना जाएगा। और यदि आपने किसी भी मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं किया और केवल 10वें मौलिक कर्तव्य का पालन कर दिया, तो ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि आपने सारे मौलिक कर्तव्यों का पालन कर दिया। यदि आपने 10वें मौलिक कर्तव्य का पालन सही तरीके से किया तो 10वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो 10वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, जैसी स्थिति में भी वह कार्य करता हो, है ना। यदि व्यक्तिगत सेवा दे रहा है तो व्यक्तिगत, और यदि सामूहिक रूप से कार्य करता है तो सामूहिक रूप से। यहां पर क्या कर रहा है? भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर जैसी भी स्थिति में वह कार्य करता है, वह ऐसी स्थितियों में अपने कार्य को उत्कर्ष की ओर बढ़ाने के लिए, कहाँ की उत्कर्ष अर्थात उच्च शिखर की ओर बढ़ने के लिए सतत कार्य करता रहे, पूरी ईमानदारी से वह कार्य करता रहे। और स्वाभाविक सी बात है कि यदि प्रत्येक नागरिक पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से यदि उत्कर्ष की ओर बढ़ने के लिए, अपने विकास के लिए, अपने जो है तो कहना चाहिए कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरी ईमानदारी से कार्य करेगा। जैसे कोई छात्र है ना, विद्यार्थी है, और यदि वह पूरी ईमानदारी से जो है तो कहना चाहिए अध्ययन करेगा तो देश के लिए अच्छे जो है तो कहना चाहिए कि नागरिक, एक कहना चाहिए कि अच्छे वकील, अच्छे अध्यापक, अच्छे जो है तो इंजीनियर, है ना, मिलेंगे, अच्छे न्यायाधीश मिलेंगे। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी से अपने विकास के लिए कार्य करता है तो न केवल उसका विकास होता है, बल्कि उसके विकास से उसके पूरे जो है तो कहना चाहिए कि परिवार का विकास होता है, परिवार से उसके जो है तो गांव का विकास होता है, और गांव से उसके जो है तो कहना चाहिए कि जिले का विकास होता है, और जिला से उसके जो है तो राज्य का विकास होता है, और राज्य से संपूर्ण जो है तो राष्ट्र का विकास होता है। तो इस प्रकार से यदि भारत के प्रत्येक नागरिक के द्वारा व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधि के माध्यम से उत्कर्ष की ओर बढ़ने के लिए पूरी ईमानदारी से कार्य किया जाता है, तो यहाँ पर देश, राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर हो जाएगा। यदि एक सफाई कर्मी भी पूरी ईमानदारी से झाड़ू लगाता है, सफाई करता है, तो पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा। यदि एक न्यायाधीश पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से काम करता है तो सभी के लिए न्याय प्राप्त होगा। यदि एक अध्यापक ईमानदारी से अध्यापन का कार्य करता है तो अच्छे छात्रों का निर्माण होगा, अच्छे नागरिकों का, अच्छे जो है तो राष्ट्र का निर्माण होगा। इसी प्रकार से अच्छे वैज्ञानिक, है ना, वैज्ञानिक जो है तो पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से कार्य करेंगे तो देश के लिए नई नई टेक्नोलॉजी
जो है तो यहाँ पर प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से कह रहा है कि जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में जहां पर है, जो भी प्रोफेशन में है, वह पूरी ईमानदारी से, यदि वह व्यक्तिगत सेवाएं दे रहा है तो व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से कार्य कर रहा है तो सामूहिक रूप से, यदि वह पूरी ईमानदारी से कार्य करता है, पूरी निष्ठा से कार्य करता है, तो यहाँ पर न केवल उसका विकास होगा बल्कि उसके विकास से उसके परिवार का विकास होगा, उसके परिवार से उसके गांव का विकास होगा, उसके गांव से उसके जिले का विकास होगा, और उसके जिले के विकास से उस राज्य का विकास होगा, और राज्य के विकास से पूरे राष्ट्र का विकास होगा। तो ये 10वां मौलिक कर्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 11वें मौलिक कर्तव्य की। 11वां मौलिक कर्तव्य, जैसा कि हम लोग पहले ही इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि मूल रूप से जो आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, वह 10 मौलिक कर्तव्य थे जो कि अभी हम लोगों ने देखे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, यह 11वां मौलिक कर्तव्य है ना, जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा था कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है CJI MM वेंकटचलैया जी की अध्यक्षता में एक जो संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था, उसकी रिपोर्ट के आधार पर, उसके प्रतिवेदन के आधार पर 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यहाँ पर 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इस 11वें मौलिक कर्तव्य के माध्यम से यहाँ पर प्रावधान किया गया कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, है ना, चाहे बालक हों या बालिकाएं, दोनों के लिए, हालांकि बालक शब्द का प्रयोग किया गया लेकिन बालक में बालिकाएं भी शामिल हैं। तो यहाँ पर 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, उनके लिए उनके माता पिता या संरक्षक, गार्जियन, है ना, यदि माता पिता हैं तो माता पिता के द्वारा, और यदि माता पिता नहीं है तो उनका जो भी गार्जियन नियुक्त किया गया, जो भी संरक्षक है, जो भी उनकी देखरेख कर रहा है, वह है उसके लिए। तो दोनों के लिए ये जो है तो मौलिक कर्तव्य दिया गया है, उनको जो है तो पालन करना है। पालन क्या करना है कि जो भी उनके यहाँ पर 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक या बालिकाएं हैं, उनके लिए ऐसे माता पिता या संरक्षक के द्वारा जो है तो शिक्षा का जो है तो प्रावधान किया जाएगा, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अब यहाँ पर कई नागरिकों का ये रहता था कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास सुविधा नहीं है, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि इसी आपके जो है तो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही, है ना, इसी 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से ही हमने ये 11वां मौलिक कर्तव्य तो जोड़ा ही जोड़ा, इसके साथ ही साथ जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उसमें भी हमने एक आर्टिकल जोड़ा, है ना। आर्टिकल 21 के पश्चात हमने एक आर्टिकल 21A जोड़ा, जिसमें हमने शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में यहाँ पर सम्मिलित किया, और जिसमें ये प्रावधान किया गया कि राज्य के लिए यहाँ पर 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का निःशुल्क प्रावधान करना है। उनसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और तो और, है ना, ये 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का प्रावधान तो यहाँ पर किया गया आर्टिकल 21A के अंतर्गत। इसके साथ ही साथ इसी आर्टिकल 86 के माध्यम से ही DPSP में भी, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी यहाँ पर आर्टिकल 45 के अंतर्गत यह तो -6 ईयर, है ना, 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी यहाँ पर जो है तो उनकी देखरेख और उनकी जो है
शिक्षा के संबंध में, उनके जो है तो सीखने के संबंध में प्रावधान किया गया है ना, जिसका जो है तो राज्य के लिए नियम बना करके, विधि बना करके प्रावधान करना है। और राज्यों ने इसकी व्यवस्था की है ना, जिसके संबंध में हम लोग जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पर आंगनबाड़ियाँ होती हैं, आंगनबाड़ियों के माध्यम से है ना, आंगनबाड़ियों में न केवल 6 वर्ष से कम के बच्चे बल्कि उनके गर्भ में आने से ही गर्भवती महिला को जो है तो यहाँ पर पोषण आहार देने है ना, उनकी देखरेख करने का कार्य आंगनबाड़ी में प्रारंभ हो जाता है। और जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु वर्ग तक यहाँ पर आंगनबाड़ी के द्वारा ऐसे बच्चों के लिए टीकाकरण कराना, उनके लिए जो है तो सीखने की प्रवृत्ति, उनके पोषण आहार आदि की सारी व्यवस्था यहाँ पर जो है तो आंगनबाड़ियों के माध्यम से राज्य के द्वारा व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है और ये प्रावधान हमारे संविधान के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है। आज जिस तरीके की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, जिस तरीके के कार्य समाज में व्याप्त हो रहे हैं, जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, उनको देखते हुए अब यहाँ तक मांग उठने लगी है कि इन मौलिक कर्तव्यों को विधि बना करके फोर्सफुली लागू किया जाए, इनके लिए जो है तो न्यायालय के द्वारा परिवर्तित बनाया जाए, ऐसा भी कुछ लोगों का जो है तो कहना है। लेकिन अभी तक यह मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अभी यह केवल स्वेच्छा पर निर्भर है। यद्यपि इनके संदर्भ में अन्य जो विधियां, उन विधियों के माध्यम से जो है तो ऐसे कर्तव्यों का पालन ना करने पर दंडित किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। और भी इस प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त होते रहें, इसके लिए आप यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं अच्छी बात है। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक उसकी जानकारी मिलती रहे। और साथ ही साथ यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।